साथियों, बामसेव के माध्यम से जो भी चर्चा होती है उस चर्चा को, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कोई निरुद्देश चर्चा हमारे माध्यम से नहीं होती है। तो ये जो विषय रखा गया है इसका भी लक्ष्य है, इसका भी उद्देश्य है। इसके पहले कि इस विषय पर विस्तार से आपको जानकारी दी जाए, मैं चाहूंगा कि ये जो अभियान बामसेव के माध्यम से डीएनए को आधार बना करके चलाया जा रहा है, इसकी भी चर्चा सारे देश में हो रही है। मैं चाहूंगा कि पहले इस विषय को अभियान की शक्ल में चलाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो पहले साथियों आपको बताया जाए। आपको याद होगा, आपको जानकारी होगी, या हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी और उस खबर में ये लिखा हुआ था, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका डीएनए विदेशियों के साथ मिलता है। इसका मतलब है यह विदेशी लोग हैं। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के 21 मई 2001 के अंक में छपी। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो अंग्रेजी का अखबार है, उस अंग्रेजी के अखबार में यह खबर छपी। मगर जब हम देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे इस बात का, तो हमें पता चला कि जो भाषाई पत्रकारिता है, जो मातृभाषा में अखबार छापे जाते हैं, छपाए जाते हैं, उस अखबार में ये खबर नदारत है। इस खबर को नहीं छापा गया। अब दो बातें देखिए, बहुत गंभीर बात है, सोचने वाली बात है कि अंग्रेजी का जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें यह खबर छापी गई, और जो भाषाई पत्रकारिता है, मातृभाषा में जो अखबार छापे जाते हैं, इन अखबारों में यह खबर नहीं छापी गई। जब हमने इसका एनालिसिस किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेजी के अखबार में इस खबर को उन्होंने क्यों छापा। तो अंग्रेजी का अखबार जो विदेशी लोग हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये लोग पढ़ते हैं, हमारे लोग नहीं पढ़ते। और जो लोग हमारे पढ़ते हैं, उन्होंने जब डीएनए का टाइटल देखा होगा, अरे छोड़ो, ये छोड़ो, ये जो हमारी साइकोलॉजी है, अरे डीएनए, ये कुछ तो भी टेक्निकल बात है, ये छोड़ो, ये पढ़ाई नहीं होगा। और किसी आदमी ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से अगर पढ़ा भी होगा तो उसको समझ में नहीं आया होगा। और किसी माइक्रो लेवल पर अगर किसी को समझ में आया होगा भी तो उसने अपने पास ही रखा होगा, तो किसी को बताया नहीं। हमारे लोगों की बड़ी समस्या है कि या तो हमारे लोग पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में आता है वो लोगों को बताते ही नहीं, वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो जिन लोगों ने अंग्रेजी के अखबार में छापा इस खबर को, उसके पीछे एक मकसद है। क्या मकसद है? वो अपने लोगों को बाखबर करना चाहते हैं। समझने की कोशिश करिए, इस दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है, और उसके लिए उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इंफॉर्मेशन को संचित करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया। वो लोग जानकारी के बारे में केवल संवेदनशील नहीं है, बल्कि अति संवेदनशील लोग हैं। तो उन्होंने अपने लोगों को बाखबर करने के लिए इस खबर को, इस जानकारी को उन्होंने अंग्रेजी के अखबार में छापा। चूंकि हमारे लोग
भाषाई पत्रकारिता में मातृभाषा के अखबारों को पढ़ते हैं। इस अखबारों में इसलिए नहीं छापा क्योंकि उसको हमारे लोग पढ़ते हैं। मतलब सिद्ध हुआ कि वो अपने लोगों को बाखबर करना चाहते हैं, अपने लोगों को जानकार बनाना चाहते हैं और हमारे लोगों को अनजान बनाए रखना चाहते हैं। जानकारी नहीं देना चाहते। क्या ये विश्लेषण से ये बात हमारे नोटिस में आई। तो उन्होंने अपने अखबार में इस खबर को हाईलाइट किया अपने लोगों को बाखबर करने के लिए, और हमारे अखबारों में मातृभाषा के नहीं छापा क्योंकि वो इसके बारे में हमारे लोगों को अनजान बनाए रखना चाहते हैं। वो इस बात को ध्यान में रखकर इसको छाप रहे हैं। तो हमने, ये उनका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है उनका? उनका उद्देश्य है कि उन लोगों को, उनके अपने लोगों को ये जानकारी दी जाए और इसके लिए जानकारी को हाईलाइट किया जाए और भाषाई पत्रकारिता में छापा ना जाए, हाइड किया जाए, छुपाया जाए। तो ये दो पॉइंट है। क्या पॉइंट है? द हाइड एंड द हाईलाइट। 2 पॉइंट है, हाइड एंड द हाईलाइट। वो हमारे लिए हाइड करना चाहते हैं और उनके लिए हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर ये उनका कार्यक्रम है तो हमने प्लान बनाया कि अगर वो हमारे लोगों के लिए हाइड करना चाहते हैं इस जानकारी को, तो हम भी इस फार्मूले को उल्टा करेंगे। उनके लिए जो चीज उन्होंने हाईलाइट की है वो चीज हम भी अपने लोगों के लिए हाईलाइट करेंगे। अगर उन्होंने हाइड किया तो हमने प्लान बनाया, अगर वो हाइड करते हैं तो हम हाईलाइट करेंगे। द हाइड एंड द हाईलाइट। तो हमने प्लान बनाया कि इस विषय पर सारे देश में अभियान चलाया जाए और लोगों को, अपने लोगों को बाखबर किया जाए, जिसके बारे में वो हमारे लोगों को खबर नहीं देना चाहते हैं, जानकारी नहीं देना चाहते हैं। जानकारी हथियार है, सूचना हथियार है। एक समझ लो, सूचना शक्ति का स्रोत है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये। सूचना शक्ति का स्रोत है। बैरिस्टर जीना जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, सूचना शक्ति का स्रोत कैसे है, बैरिस्टर जीना टीबी का एक्सपर्ट डॉक्टर उसके पास गया तो उस एक्सपर्ट डॉक्टर ने बैरिस्टर जीना को कहा कि जीना साहब, आप जिंदा कैसे हैं? अरे आपका टीबी तो इतना आगे बढ़ गया कि आपको तो 6 महीने पहले मरना चाहिए था, आप जिंदा कैसे हैं? तो जीना ने कहा डॉक्टर को, पाकिस्तान लिए बगैर मरने वाला नहीं हूं। अगर ये जानकारी गांधी को हो जाती, अगर ये जानकारी सरदार को मिल जाती, अगर ये जानकारी जवाहरलाल नेहरू को मिल जाती, तो कल्पना करो इसका क्या परिणाम होता। सूचना शक्ति का स्रोत है। इंफॉर्मेशन ये शक्ति है और इसीलिए ये इंफॉर्मेशन भी शक्ति है। सूचना शक्ति का स्रोत है, शक्ति आती है वहां से। और इसीलिए हमने ये योजना बनाई कि इस सूचना को, इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जाए। एक तो ये पर्पस है इसका। दूसरा, ये जो डीएनए अनुसंधान है, इस डीएनए अनुसंधान ने क्या सिद्ध किया? इन्होंने इसने सिद्ध किया कि ये 99.90 ब्राह्मण जो है, इनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। 99.90 यानी 0.10 केवल फर्क है। डॉक्टर लोग कहते हैं डीएनए में आमतौर पर हजारों सालों में कोई परिवर्तन नहीं होता। धावरे साहब है क्या? हाँ, बराबर बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, वो देखो डॉक्टर भी कह रहा है ये डीएनए में आमतौर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये जो 0.10 जो परिवर्तन हुआ, ये ब्राह्मण हमारे साथ रहते रहते हो गया होगा, हमारा थोड़ा सा मिलावट हो गया होगा।
हो सकता है। और क्षत्रियों में 99.88 यानी 0.12 जो है ये डिफरेंस है, इतना केवल डिफरेंस है, वो नहीं मिला। बाकी 99.88 मिल गया। ये यूरेशियन लोगों का डीएनए और इनके डीएनए में इतना आपस में मिल गया। केवल अंतर है 0.12। और जो वैश्य है उसका जो डीएनए है वो डीएनए यूरेशियन लोगों के साथ मिला 99, यानी 99 में कोई अंतर नहीं है, 99 कायम है। तो 99.86 यानी ये 0.16 नहीं मिला, इतना ही अंतर आया, बहुत माइक्रो इतना अंतर आया। तो ये जो डीएनए में, ये डीएनए ने सिद्ध किया कि इनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। ये सिद्ध हो गया कि ये लोग इसके आधार पर, विज्ञान के आधार पर सिद्ध हो गया ये यहां के रहने वाले नहीं है। ये जो सिद्ध हो गया कि यहां के रहने वाले नहीं है, ये मूल निवासी नहीं है, ये सिद्ध हो गया। ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ये दूसरा हमारा पर्पज है। तीसरा पर्पज है इसका कि जो महिलाएं हैं वो महिलाओं का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके आधार पर मेल किया गया। तो ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं उनका भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी के लोगों के साथ मिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाएं जो ब्राह्मणों के घरों में है वो भी यहां की ही मूल निवासी है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी और ये जानकारी लोगों को बताया जाना जरूरी है। इसका विश्लेषण मैं अगले पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा। चौथी बात, अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और कन्वर्टेड जो मूल निवासी है अर्थात जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स है, इसमें 99% जो लोग हैं ये SC ST OBC से ही धर्म परिवर्तित है। इनका डीएनए भी एशियन लोगों के साथ ही मिल गया। इससे प्रूव हो गया ये यहां के ही मूल रहने वाले लोग हैं, यही मूल निवासी लोग हैं, ये मूल निवासी लोग हैं। ये बात सिद्ध हो गई। ये बात लोगों को बताया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बताना हमारा पर्पज है और इसके लिए ये अभियान साथियों हमने शुरू किया। अब ये पर्पज बताने के बाद में मैं चाहूंगा कि इस विषय के बारे में आपको जानकारी बताई जाए। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें यूरोपियन लोगों को हजारों साल से बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, रीति और रिवाज है, इसने हजारों सालों से विदेशियों की जिज्ञासा को जगाया कि ये जो विशेषता है भारत के लोगों की, ये दुनिया में अजीब किस्म की विशेषता है जिसका मिलान कहीं दुनिया में नहीं होता। इस वजह से दुनिया के वैज्ञानिक लोगों को हमेशा यह जिज्ञासा रही कि भारत की इस विशेषता का मूल कारण क्या है। ये जो जिज्ञासा है विदेशियों की, इन जिज्ञासा ने विदेशियों को भारत पर संशोधन करने के लिए मुश्किल हालात होने के बावजूद भी हमेशा प्रेरित किया, मोटिवेट किया। और प्रेरित करने की वजह से इस पर हजारों सालों से संशोधन हो रहा है। और आधुनिक समय में, आधुनिक भारत में, आधुनिक समय में यूरोपियन लोगों के माध्यम से ये संशोधन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। इसी तरह से
अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय में जो वॉशिंगटन में है, वहां जो माइकल वामशाद है, जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी मेरे ख्याल से बायोटेक्नोलॉजी का, दावरे साहब बराबर है? मैं थोड़ा सा दावरे साहब को बीच बीच में आपके बीच में, क्योंकि ये टेक्निकल बात जब आएगी तो डॉक्टर लोगों का एरिया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो एरिया मेरा नहीं है खामखा उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो विषय है, इस विषय का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है माइकल वामशाद, उन्होंने एक जिज्ञासावश इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया कि ये भारत के विशेषता का मूल क्या है, इसको ढूंढा जाए, इसको खोजा जाए। तो उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट तैयार करते ही उसके मन में एक आशंका पैदा हो गई कि इस प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन होगा, हो सकता है भारत के लोग इसको मान्यता देने से इनकार कर दे। इसलिए उसने एक और रास्ता निकाला, क्यों न भारत के ही जो वैज्ञानिक लोग हैं, इस प्रोजेक्ट के साथ भारत के वैज्ञानिकों को जोड़ दिया जाए, और जो संशोधन है, ये संशोधन ट्रांसपेरेंट मेथड से किया जाए, यानी उनके सामने रखा जाए, वो भी उसमें शामिल कर लिया जाए। तो भारत में मद्रास यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, और भारत सरकार का जो एक विभाग है मानववंश शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी, यानी अटल बिहारी को भी अगर मानववंश के बारे में कुछ बात करनी है तो वो एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टर को बुलाकर ही पूछ सकता है, क्योंकि अटल बिहारी उसका एक्सपर्ट नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजी के लोगों को ही पूछना पड़ेगा और किसी को नहीं पूछ सकता। तो भारत सरकार का जो विभाग है, भारत सरकार का जो विभाग है एंथ्रोपोलॉजी, मानववंश शास्त्र का, उसका भी एक ऑफिसर, उसका भी एक आदमी जो है वो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने शामिल किया। अब क्या हुआ, अमेरिका, यूरोप और भारत के 6 लोग जो है इसमें उन्होंने साथ में एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया। अब ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया तो अभी भारत के लोग उसमें शामिल है। अभी जो भी संशोधन होगा तो भारत के लोग ही उसमें संशोधन में शामिल है। अब इसलिए इनकार करना मुश्किल है। तो ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया, और इस प्रोजेक्ट ने, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ने संशोधन करके डिक्लेयर किया कि ये डीएनए के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो डीएनए है वो विदेशों से मिलता है। कितना परसेंटेज मिलता है वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके आधार पर ये लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं, ये बात सिद्ध हो गई। पहले ये बात पुरातत्व ने सिद्ध की, दूसरी बार इस बात को मानववंश शास्त्र ने सिद्ध की, कामले साहब यहां है, और तीसरी बार भाषा शास्त्र। आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि आर्यों की जो संस्कृत भाषा है उसके शब्द और विदेशी लोगों के शब्दों में जो आपस में समानता ढूंढी गई, ऐसे हजारों शब्द मिले, हजारों। और इस भाषा शास्त्र के आधार पर भी सिद्ध किया गया कि ये यहां के रहने वाले नहीं हैं। मगर ब्राह्मणों ने एंथ्रोपोलॉजी में सवाल खड़े किए, मानववंश शास्त्र में सवाल खड़े किए, भाषा शास्त्र में सवाल खड़े किए, और पुरातत्व में सवाल खड़े किए, और भ्रांति पैदा की। कामले साहब यहां है, वो जानते, वो भ्रांतियां पैदा करने में बहुत माहिर लोग हैं। मगर अब जब डीएनए के आधार पर संशोधन हुआ, ये डीएनए के आधार पर जो संशोधन है ये आखिरी कील है। ये आखिरी कील, मालूम नहीं, ये कहावत बनी हुई आखिरी कील, यानी जो वो ताबूत होता है उसमें आदमी को, वो मरा हुआ आदमी रखते हैं तो उसको कील ठोकर के बंद कर देते हैं, तो बोलते ये आखिरी कील है, अब इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए का रिसर्च ये आखिरी कील है, और कोई भी ब्राह्मण इस संशोधन को इनकार करने के हालत में बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन्होंने ये सोचा, क्या सोचा, कि अगर डीएनए के आधार पर हम लोग इसको इनकार करते हैं तो
दुनिया की नजर में हम लोग बेवकूफ साबित हो जाएंगे। ये ख्याल रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया जो है यानी सुप्रीम कोर्ट, सारी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट मानती है डीएनए के आधार पर अगर किसी बदमाश को पकड़ना है, खून करने वाले को पकड़ना है तो डीएनए के आधार पर, और निर्विवाद माना जाता है। अगर आप दोपहर में सीरियल आती है डिस्कवरी में मेडिकल डिटेक्टिव, आप देखो उसमें और सारी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है, इसके बारे में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा साला इसको तो डीएनए का विरोध करना तो बहुत मुश्किल मामला है, और अगर हम लोगों ने इसका प्रतिवाद किया तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिवाद करने के लिए पहले आर्टिकल में लिखना पड़ेगा 21 मई को ऐसा ऐसा डीएनए के आधार पर संशोधन हुआ जिसने ब्राह्मणों को यूरोशियन लोगों के साथ डीएनए मिलाते हुए दिखाया। पहले इतना लिखना पड़ेगा, फिर समीक्षा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा था ये समीक्षा करने के लिए भी तथ्य मानना पड़ेगा, और समीक्षा करने के लिए अगर तथ्य मानना पड़ेगा तो जो तथ्य हम छुपाना चाहते हैं फिर लोगों को मालूम हो जाएगा। अगर उसको इनकार भी करना है तो पहले तथ्य मानना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। अगर इस पर चर्चा शुरू करते हैं तो भी लोगों को मालूम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि इस विषय पर चुप रहा जाए। चुप, क्या किया जाए? चुप रहा जाए। और एक हमारे देसी में देसी भाषा में ये चुप भी एक और खास किस्म का चुप है, चिड़ी चुप। चिड़ी चुप। मैं तो देसी आदमी हूं, देहाती आदमी हूं। चिड़ी चुप, एकदम चुप, कुछ भी नहीं बोले एकदम। तो बाबा साहब अंबेडकर के किताब में मैंने पढ़ा था कि ब्राह्मण जब ज्यादा बोलता है तो खतरा है, ब्राह्मण जब मीठा बोलता है तो खतरा नजदीक में पहुंच गया है, और ब्राह्मण जब बिल्कुल ही नहीं बोलता और एकदम चुप हो जाता है तो भी खतरा है। उन्होंने अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस। मुझे समझ में नहीं आया था साला साइलेंस भी कोई कंस्पिरेसी होती है, चुप रहना भी कोई कंस्पिरेसी हो सकती है। मगर जब डीएनए के बारे में ब्राह्मणों ने चिड़ी चुप रखने का कार्यक्रम शुरू कर दिया तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस, ये जो अंग्रेजी शब्द है, ये मुझे याद आ गया। साला ये बात कि ये चुप रहना भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। तो इसमें इस विषय पर ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि अरे इस पर तो बोलना खतरे से खाली नहीं है, एकदम चुप हो गया। इसलिए हमने भी सोचा कि अगर वो चुप हो गया तो हमको थोड़ा सा जोर से बोल देना चाहिए, ज्यादा आवाज कर देनी चाहिए और जन जन तक इसको पहुंचा देना चाहिए। तो ये जो डीएनए का संशोधन हुआ साथियों, इस डीएनए का जो संशोधन है इसका भारत के मूल निवासियों पर क्या क्या परिणाम हो सकता है, मैं कुछ बातें, कुछ मूलभूत बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत फंडामेंटल बातें, जितनी इंपॉर्टेंट चीज है उतनी ही बताऊंगा क्योंकि बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले भारत का संपूर्ण इतिहास जितना लिखा हुआ है सब कुछ नए तरीके से लिखना होगा। इतना परिणाम होगा, इतना गंभीर परिणाम होने वाला है। सारा जितना कुछ लिखा हुआ है, जो भी इतिहास लिखा हुआ है भारत का अनुमान प्रमाण पर, अभी अनुमान और प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। अब निर्विवाद एविडेंस है डीएनए, और डीएनए को आधार बनाकर आप विश्लेषण करो। अभी अनुमान प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग डीएनए को आधार बनाकर इतिहास नहीं लिखेंगे तो लोग कहेंगे ये बैकवर्ड इतिहासकार है। ये कौन सा इतिहासकार है? ये बैकवर्ड इतिहासकार है, ये बैकवर्ड हिस्टोरियन है। इतना इंपॉर्टेंट परिणाम होने जा रहा है, और अगर वो लोग ऐसा इंटरप्रिट नहीं करेंगे तो हमको इतिहास का डीएनए के आधार पर इंटरप्रिट करना होगा। तो मैं आपको इसके आधार पर कुछ डीएनए का जो संशोधन है उस संशोधन को एप्लीकेशन करके आपको थोड़ा सा विश्लेषण करके समझाता हूं, क्योंकि ये मेरा विषय है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी ये मेरा विषय नहीं है। फिर भी ये डीएनए जो है इसका लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दाऊद साहब, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है।
तो ये जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए क्या है? हजारों साल पहले जो आपका पुरखा था, हजारों साल पहले जो आपका पुरखा था, उसके शरीर में जो डीएनए था, उसके 5000 10,000 साल पहले आपका जो भी पुरखा था, उसके शरीर में जो डीएनए था वही आपके शरीर में है। और ये जो डीएनए है, ये आपके शरीर में जो है, उसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है, टेस्ट करके सिद्ध किया जा सकता है, टेस्ट करके सिद्ध किया जा सकता है कि हजारों साल पहले आपके पुरखों में यही डीएनए था। तो डीएनए क्या है? ये शरीर के अंदर का एक छुपा हुआ सूचना तंत्र है। ये डीएनए शरीर के अंदर छुपा हुआ सूचना तंत्र है, और ये सूचना तंत्र आनुवांशिक गुणधर्म, आनुवांशिक गुण, गुणसूत्र, ये जो आपके पुरखों का आनुवांशिक जो गुण था, वो हजारों सालों से ये डीएनए क्या करता है? एक डीएनए क्या करता है? ये डीएनए ट्रांसफर करता है पीढ़ी टू पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों सालों से ये डीएनए ट्रांसफर होते रहता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी से चौथे, पांचवें, 10वें, एक ट्रांसफर होते रहता है। एज इट इज, नो चेंज, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। और इस वजह से डीएनए आधार हुआ कि तुम्हारे पुरखे कौन थे और तुम्हारे कौन थे, उनके कौन थे और तुम्हारे कौन थे, यह सिद्ध करने के लिए डीएनए आधार क्यों हुआ? इस वजह से हुआ। यह है डीएनए। और इस आधार को अगर हम मानते हैं तो इस आधार पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं। कल्पना करो, इमेजिन करो कि ये जो आक्रमणकारी आर्य भारत में आए हैं, और आने के बाद यहां के लोगों को उन्होंने पराजित किया। पराजित करने के बाद स्वाभाविक रूप से एक बात जानने की जरूरत है कि जो आक्रमणकारी लोग होते हैं वो हमेशा अल्पसंख्यक होते हैं, और जिस देश में वो जाते हैं वहां की प्रजा बहुसंख्यक होती है। और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जब आपस में साथ में आते हैं तो अल्पसंख्यक लोगों के मन में हमेशा बहुसंख्यक लोगों के प्रति इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। कल्पना करो, एक मोहल्ला है जहां 99% ब्राह्मण रहते हैं, और उसमें एक आदमी हमारा अधिकारी है, हमारा अधिकारी है, कमिश्नर है, और उसमें इनकम टैक्स वाला कमिश्नर है, और उधर रहता है पैसे की वजह से। तब भी वो जो ब्राह्मणों के बस्तियों में रहेगा, उसके साइकोलॉजी में हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। पता नहीं आप लोगों को यह बात किस तरह से समझ में आए, ये समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उधर आपको एक नागपुर का उदाहरण बताता हूं। नागपुर में महारों की एक खास बस्ती है, इंदौरा। पता है नागपुर के लोग होंगे यहां, 100% वही, कोई दूसरा नहीं। तो वहां जाओ, फिर उन लोगों की साइकोलॉजी देखो, किसी की नहीं सुनते वो, बिल्कुल नहीं, अपनी चलाते, और दूसरों को सुनना पड़ता है। ब्राह्मण भी रहा तो उसको सुनना पड़ता है, यार बराबर, उनको सुनना पड़ता है। ये जो जनसंख्या के घनत्व का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट हम लोगों को समझना है। तो मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। मैं उदयपुर में कार्यक्रम के लिए जा रहा था, तो एक हमारा आदमी, मुझे किसी ने कहा कि भी इनके मारुति गाड़ी में बैठो, हम जा रहे थे। तो गाड़ी से मुझे ले जा रहा था, तो बीच में मुस्लिम समाज की बस्ती आई। तो उसने मुझे कहा, क्या कहा कि मेश्राम जी, अब हम पाकिस्तान से गुजर रहे हैं। अरे मैंने कहा उदयपुर में है भाई, उदयपुर में पाकिस्तान कहां है? क्या बात कर रहे हो? उसने कहा ये जो बस्ती देख रहे हो ना, ये पूरी मुसलमानों की है। तो वो क्या रहा था, ये पाकिस्तान से गुजर रहे हैं। तो जब मैं कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचा, तो हमारा मामसेब का जो कार्यकर्ता था उसको मैंने अलग लेकर गया,
अरे ये जो गाड़ी में मुझे बिठाया था ये कभी बीजेपी में था क्या? क्योंकि वो जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं। मैं तो लक्षणों के आधार पर बीमारी को पहचान लेता हूं। तो उसने कहा ये 2 साल पहले उधर से आया है, ये उधर था। हाँ, मैंने कहा ये बात बराबर। ये ऐसा क्यों बोल रहा था भला मुझे, हमारा आदमी, और ऐसा क्यों बोल रहा है? वो अपनी बोली बोल नहीं रहा, वो उनकी बोली बोल रहा है। अपनी बोली बोलते आनी चाहिए, वो अपनी बोली नहीं बोल रहा है, उसकी बोली बोल रहा है। उसको अपनी बोली बोलते आना चाहिए, जो बोल नहीं रहा है, स्वाभाविक रूप से नहीं बोल रहा है। तो ये जो बात है, ये जो घन संख्या का जो घनत्व होता है उसकी साइकोलॉजी होती है। इसलिए जो आक्रमणकारी अल्पसंख्याक आए होंगे, कल्पना करो, इमेजिन करो कि ये जो बहुसंख्याक लोग हैं उनके कंपैरिजन में उनको ये बात समझ में आई होगी। क्या समझ में आई होगी? ये उनके मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये हीन भाव पैदा हो गया होगा। ये जो हीन भाव पैदा हो गया होगा, इस हीन भाव को उन्होंने अपने पराजित लोगों में ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अपनी हीन भावना को दूसरों में ट्रांसफर करने के लिए। और दूसरी बात, उनके सामने एक समस्या थी, जिन लोगों को उन्होंने पराजित किया था युद्ध में, जिन लोगों को युद्ध में उन्होंने पराजित किया था, अब युद्ध में पराजित करना और गुलाम बनाना एक बात है, और बनाया हुआ गुलाम जो है उनको हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना ये दूसरी बात है। एक ही बात नहीं है। एक युद्ध में पराजित करके गुलाम बनाना और दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखना, ये दो एक नहीं है, 2 चीजें हैं, बहुत मूलभूत चीजें हैं। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप ठीक से पढ़ लो तो आपको पता चलेगा, एविडेंस है, एविडेंसेस है धर्मशास्त्रों में जो मैं बता रहा हूं उसके आधार पर। यानी डीएनए है ये एविडेंस, और जो विश्लेषण करता हूं उसका एविडेंस जो है ऋग्वेद में उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? आपको पता चलेगा वहां एक एविडेंस है, और उसके आधार पर इस बात को बताया जा सकता है कि उन्होंने, यानी ऋग्वेद में ब्राह्मणों को देव कहा जाता था, देव। उसमें ऋग्वेद में देव, देवासुर संग्राम, देव और असुर संग्राम, देवासुर संग्राम, इसका मतलब है ब्राह्मण अपने को देव कहते थे और ये जो मूल निवासी है उनको असुर कहते, राक्षस कहते, दैत्य कहते, दानव कहते। ये वहां लिखा हुआ आपको मिलेगा। अभी मैं बारामती गया था, शरद पवार का चुनाव क्षेत्र, वहां मराठा महासंघ का पश्चिम महाराष्ट्र का विभागीय प्रमुख, उसके साथ एक नौजवान लड़का था जिसको शादी करनी थी, तो उसने शादी करने के लिए ब्राह्मण के हाथों कुंडली निकाली। तो ब्राह्मण ने उसके कुंडली में क्या लिखा? वर्ण शूद्र, गौण राक्षस, मराठा। मैं आपको खास बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसको मालूम नहीं था कि उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ऐसा है, अभी मैं भाषण में देखो कैसा उसको बोलता हूं, उसका क्या मीनिंग है हमारे लोगों को समझ में। मैंने कहा कितना पढ़ा लिखा होगा वो ब्राह्मण? होगा, बोले 4वीं 7वीं पास, ज्यादा पढ़ा नहीं था। कितना पैसा लिया? उसने कहा 501 रुपया। तो 501 रुपया हमारे आदमी ने पंडित को, ब्राह्मण को दिया, और पंडित से उसने घोषित करवाया इसका वर्ण शूद्र है और ये राक्षसगण का है। ये 500 रुपया पंडित जी लो और हमें राक्षस घोषित करो। वो जानता है 4वीं पास ब्राह्मण कि इसका जो गण है वो राक्षस गण है। 4वीं पास ब्राह्मण जानता है इसका गण राक्षस है, और हमें पता नहीं है हमारा वाला हम है कौन, हमको पता नहीं है। तो ऋग्वेद में ये ब्राह्मण अपने को देव कहते थे, और जो देव कहते थे वो ब्राह्मण कैसे हो गए? जवाब है कैसे हो गए? तो जिन्होंने आक्रमण करके पराजित किया था उनको दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखना है, तो उसके लिए उनको व्यवस्था बनानी पड़ी। व्यवस्था बनाकर दीर्घकाल तक गुलाम बनाना संभव है, इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। खास बात बता रहा हूं मैं आपको, वर्ण व्यवस्था बनाई, और इस वर्ण व्यवस्था में उन्होंने जो असुर, दैत्य, दानव और राक्षस थे उनका नाम परिवर्तन करके वर्ण व्यवस्था में उनको शूद्र घोषित किया। शूद्र घोषित किया। आश्चर्यजनक बात है, अगर क्रमिक असमानता का सिद्धांत विश्लेषण किया जाए
ये क्रमिक असमानता है, तो ब्राह्मण को अधिकार है, क्षत्रिय को अधिकार है, वैश्य को अधिकार है, तो क्रम के अनुसार शूद्र को भी अधिकार होना चाहिए। मगर क्रम के अनुसार भी तीन ही वर्णों को अधिकार है और चौथा वर्ण अधिकार वंचित है। अगर क्रमिक असमानता के सिद्धांत का भी विश्लेषण किया जाए तो भाई इसको 50 है तो इसको 40 है तो इसको 30 है तो इसको 20 नहीं तो साला 4-5 तो क्रमिक असमानता का ही अगर सिद्धांत मान लिया जाए तो नहीं, तीन वर्णों को अधिकार संपन्न बनाया, चौथे वर्ण को अधिकार वंचित कर दिया। ये ऐसा क्यों किया? वेस्टर्न कंट्री में जो अधिकार वंचित होते हैं उसी को गुलाम कहते हैं। हमारे देश में जो अधिकार वंचित है उसको उन्होंने वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा और वर्ण व्यवस्था में उन्होंने अपने को ब्राह्मण घोषित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसके लिए हमारे मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णों में व्यवस्था बनाने के, क्योंकि यहां व्यवहारे रायपुरे साहब ने एक सवाल पूछा हुआ। रायपुरे साहब का यही सवाल है कि ये फिर ब्राह्मण अगर एक ही वंश के है, यूरेशियन है, तो उन्होंने अपने को तीन हिस्सों में क्यों बांटा? तुमको और हमको गुलाम बनाने के लिए कुछ व्यवस्था करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यवस्था बनाया। मगर इस व्यवस्था में एक खास बात रखना, रायपुरे जी, खास बात याद रखना जरूरी है। वो क्या है? बहुत अहम चीज है कि संस्कृत भाषा में वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये रंग व्यवस्था है। डीएनए के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब निर्विवाद एविडेंस हमारे साथ में है। ये जो वर्ण शब्द का संस्कृत भाषा का डिक्शनरी मीनिंग है, वर्ण शब्द का अर्थ है रंग। देख लेना डिक्शनरी में, ये मैं देख चुका हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, छानबीन कर लेना। वर्ण शब्द का अर्थ है रंग, और ये वर्ण व्यवस्था जो है ये रंग व्यवस्था है। क्यों रंग व्यवस्था है? ये इसलिए रंग व्यवस्था है क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक ही रंग के लोग हैं, इसलिए ये अधिकार संपन्न है। और चौथे वर्ण का जो आदमी है ये उस रंग का नहीं है, इसलिए अधिकार वंचित है। डीएनए की वजह से ये विश्लेषण करना संभव है। ये कल तक संभव नहीं था। कल तक मैं इस तरह का विश्लेषण नहीं करता था। ये डीएनए के आधार पर इस तरह का विश्लेषण करना संभव हुआ। ये रंग व्यवस्था है, और अगर ये रंग व्यवस्था है तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर बनाई गई व्यवस्था है। ये डीएनए के आधार पर सिद्ध है। इसलिए ये जो ब्राह्मणवाद है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की आइडियोलॉजी है। वर्ण व्यवस्था रेशियल सिस्टम है। जात जो कास्ट है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वर्ण व्यवस्था का निर्माण दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखने के लिए जिन्होंने इनको पराजित किया था उन्होंने वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई क्योंकि व्यवस्था बनाने से दीर्घकाल तक गुलाम बनाना और बनाए रखना संभव हुआ। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ये बहुत मुश्किल सवाल था जिसका जवाब ही नहीं मिलता था। कौन सा जवाब? ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों ने सभी महिलाओं को शूद्र घोषित किया। अरे हम तो शूद्र है ही है, हम तो अतिशूद्र है ही है, हमारी महिला भी शूद्र और अतिशूद्र है, मान लिया, मगर तुम्हारी महिलाओं को भी तुमने शूद्र घोषित किया। ब्राह्मण की मां को ब्राह्मण ने शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपने बेटी को शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपने बीवी को शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपने बहन को शूद्र घोषित किया। ये साला समझ भी नहीं आता था, ये ऐसा क्यों किया? अरे हमारा किया ठीक है, ये समझ में नहीं आता था, ऐसा क्यों किया? तो ये जो संशोधन हुआ डीएनए का, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और हमारी महिलाओं का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये आपस में मिलता है, ये आपस में मिलता है। इससे सिद्ध हुआ ब्राह्मणों के घरों में जो हमारी महिलाएं हैं, वो जो महिलाएं हैं वो हमारी ही है।
ये सिद्ध हुआ। इससे यानी कुछ लोग ये कहेंगे कि मेश्राम जी, अगर ब्राह्मणों के घरों में महिलाएं हमारी ही है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों के लड़की के साथ अगर हम लोग शादी कर ले तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? मतलब ये बात मैं थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि मैं जो नहीं कह रहा हूं वो आप समझने की संभावना है। ये भी साला खतरा है, क्योंकि बोलते वक्त खतरे बहुत पैदा होते हैं, उसको साथ साथ में निपटाना भी पड़ता है। कुछ लोगों ने मुझे सोलापुर में कहा, अरे इससे तो खतरा पैदा हो जाएगा। मैंने कहा क्या खतरा पैदा होगा? तो अब हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा शादी करेंगे ब्राह्मणों के लड़कियों के साथ में। तो मैंने उनको कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने उनको कहा अब ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा कैसे? अब लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये आपलीस है। वो जो ऊपर वर्ण की थी, जब तक पहले वर्ण की थी तो आकर्षण था, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए 3, 4, 5 सीढ़ी पर से और आगे गुजरना पड़ता था। तो अब वो लोग अरे था पुलिस है। तो जो आकर्षण का जो साइकोलॉजिकल बातें, ये साइकोलॉजिकल विश्लेषण है। तो लोगों अरे क्या अपनी इच्छा दाओ दे, क्या विषय, ये जो आकर्षण है ये खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ये भी होगा। तो इसमें सबसे अहम बात क्या है? इसके अंदर जो सबसे अहम बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं, उसकी वजह से यह सिद्ध हुआ कि उन लोगों ने सभी महिलाओं को शूद्र क्यों घोषित किया? क्योंकि वो जानते थे जब उन्होंने प्रजनन के लिए यहीं की महिलाओं का उपयोग किया तो वो जानते थे ये महिलाएं यहां की है, इसीलिए उन्होंने सभी महिलाओं को शूद्र वर्ण में धकेल दिया और माना। धर्मशास्त्र में लिखा, एक डीएनए है, एक धर्मशास्त्र एविडेंस है, दोनों को मिलाकर विश्लेषण करो, आपका मुद्दा प्रूव हो जाता है। अब धर्मशास्त्र डीएनए को सप्लीमेंट करने वाला आधार होगा और आपको अपना मुद्दा सिद्ध करने के लिए एविडेंस मिल जाएगा। अब धर्मशास्त्र जो है ये सही ढंग से विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस मिल जाता है। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जो प्रूव हुआ कि महिलाएं प्रजनन के लिए यहां से ली गई है, इससे एक और बहुत मूलभूत सिद्धांत सिद्ध हुआ कि आर्य जो है वो स्थलांतरित नहीं हुए थे, वो आक्रमण के ही उद्देश्य से आए थे। क्योंकि जो आक्रमण के उद्देश्य से आते हैं वो अपने साथ महिलाओं को बिल्कुल नहीं लाते हैं। देखो एक डीएनए किस तरह से चीजों को एकदम क्लियर करता है, ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर। अब ये मेरा विषय है, डॉक्टर धावरे का विषय नहीं है, ये मेरा विषय है। डॉक्टर धावरे चाहे कितनी भी कोशिश करे या कोई भी डॉक्टर कितनी भी कोशिश करे, वो टेक्निकल मामला है बायोटेक्नोलॉजी का, ये मेरा विषय है। ये मैं बता सकता हूं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंप्लीकेशन क्या होगा। ये बहुत गहरी बात है। इसको एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन करना पड़ता है, एप्लीकेशन करके तीसरा एक मुद्दा कंक्लूड करना पड़ता है। बहुत मुश्किल एनालिसिस का मामला है ये। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि आक्रमण के ही उद्देश्य से आर्य भारत में आए थे और इसी वजह से वो आज तक उनका जो आक्रमणकारी स्वभाव है वो बना हुआ है। आज तक ये बात हमारे सामने सिद्ध होती है। साथियों, तो ये जो महत्वपूर्ण बात है ये पहले सिद्ध करना संभव नहीं था, निर्विवाद रूप से सिद्ध करना संभव नहीं था, अभी निर्विवाद रूप से सिद्ध करना संभव है। अब वर्ण व्यवस्था के बाद में बुद्धा ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया। अब मैं ये कह सकता हूं, अब हम ये कह सकते हैं, बुद्धा के तरफ देखने का जो दृष्टिकोण ट्रेडिशनल है उससे भिन्न देखना होगा। बुद्धा जिन लोगों ने मूल निवासियों को गुलाम बनाया
उस गुलामी के विरोध में आजादी का आंदोलन चलाने वाला सबसे बड़ा पुरखा था, सबसे बड़ा नेता था। डीएनए के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है। तो बुद्धा ने हमारे गुलामी के विरोध में लड़ाई लड़ी, क्योंकि बुद्ध वर्ण व्यवस्था के विरोध में था। यह सबूत है इस बात का कि बुद्ध वर्ण व्यवस्था के विरोध में था। इसका मतलब है वर्ण व्यवस्था बुद्ध पूर्व काल में विद्यमान थी, एविडेंस है। इस वजह से बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया, और आंदोलन में मूल निवासियों ने ही बुद्धा को सबसे ज्यादा समर्थन दिया, जन समर्थन दिया, और इस वजह से ही वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हुई। और ध्वस्त होने के बाद में चतुसूत्री पर आधारित नई समाज रचना का निर्माण हुआ। उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था निर्माण की गई। इस चतुसूत्री में, बुद्धा के चतुसूत्री में स्वतंत्रता भी एक शब्द है। देख लेना, ये जो 4 सूत्र है उसमें स्वतंत्रता भी है। अगर स्वतंत्रता है तो एविडेंस है बुद्ध गुलामी के विरोध में लड़ रहे थे। चीजों को किस तरह से मेल करके समझा जा सकता है, ये बात बहुत गहराई से जानने और समझने की है। बुद्धा की जब क्रांति हुई तो क्रांति के विरोध में प्रतिक्रांति हुई और बृहदत्त की हत्या हुई। मौर्य सम्राट आखिरी बृहदत्त की हत्या हुई, और हत्या करने वाला कोई और नहीं था, आर्य ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि था, और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर ही रामायण लिखा। रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है, और इसका एविडेंस रामायण में है। अब यह विषय यहां नहीं है, इसलिए इस विषय पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह लंबा, यही 2-4 घंटे का विषय है केवल इतनी बात को प्रूव करने के लिए। इसलिए यह विषय यहां नहीं है, यहां का नहीं है, मगर यह एविडेंस रामायण में ही खुद है। जो हत्या हुई बृहदत्त की पाटलिपुत्र में, और पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। देखिए, उसने राजधानी पाटलिपुत्र को नहीं बनाया, उसने राजधानी अयोध्या को बनाया। रामायण में राम की राजधानी अयोध्या है, और इतिहास में पुष्यमित्र शुंग की राजधानी अयोध्या है। आर्कियोलॉजिकल अपने कामले साहब यहां है, मेरा विषय नहीं है, मगर वो हमारे साथ में है अभी, तो इनके साथ मिलकर के अयोध्या पुष्यमित्र शुंग की राजधानी है। अयोध्या, कोई भी राजा अपनी राजधानी का निर्माण करता है, वो युद्ध करके जीतता है, फिर अपनी राजधानी खड़ी करता है। मगर अयोध्या युद्ध जीतकर खड़ी की गई राजधानी नहीं थी, इसलिए उसका नाम रखा अयोध्या। युद्ध ना होकर निर्माण की गई राजधानी। मैं भाषा शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, ये साला संकट है मेरे सामने, मजबूरी में धक्का खाते खाते चीजें समझनी पड़ती है। भाषा शास्त्र एक बहुत बड़ा इतिहास में विषय है, हथियार है चीजों को समझने का, समझाने का, और बहुत सी चीजें हैं। इतिहास है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, रामायण में राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। ये विषय और आगे जाएगा, मगर ये जो प्रतिक्रांति पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, इसके बाद जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। पहले गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था, और जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद प्रतिक्रांति जब हुई, प्रतिक्रांति के बाद जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। और हमारे लोगों को उन्होंने योजना बनाई कि ये लोग फिर हमारे खिलाफ में प्रतिकार, हमेशा के लिए प्रतिकार इनका खत्म कर दिया जाए, इनको बिल्कुल प्रतिकार करने के लायक नहीं रखा जाए। इसलिए उन्होंने हमारे लोगों को 6 और 6,500 जाति के टुकड़ों में बांटा, और एक जाति के 12 उपजाति के टुकड़े माने जाए तो कल्पना करो कितने टुकड़ों में बांटा। इतने टुकड़ों में बांटा उन्होंने, इतने टुकड़ों में बांटा कि हमारे लोगों की एक साइकोलॉजी तैयार हो गई। क्या साइकोलॉजी तैयार हो गई? कि हम प्रतिकार करने लायक नहीं है। हर आदमी, देखिए हर जाति का आदमी एक बात, कॉमन बात करता है, हम प्रतिकार करने लायक नहीं है।
ये गुलामों की ही प्रतिक्रिया है और किसी की प्रतिक्रिया नहीं है, और ये सबूत है गुलामी का। तो उन्होंने जाति व्यवस्था को बनाया, एक बात उन्होंने जाति व्यवस्था को बनाया। दूसरा, जाति व्यवस्था को क्रमिक असमानता पर खड़ा किया। दूसरा भयानक मामला क्रमिक असमानता, यानी असमान लोग आपस में समान होने चाहिए, मगर क्रमिक असमानता में असमान लोग भी आपस में समान नहीं है। यह है क्रमिक असमानता। अगर अमेरिका में 2 आदमी 2000 कमाते हैं तो वो आपस में समान है, मगर भारत में अगर बैकवर्ड 2000 कमाता है और शेड्यूल कास्ट 2000 कमाता है और आदिवासी 2000 कमाता है तो ये ऐसा है। इसको कहते हैं क्रमिक असमानता। वो आपस में समान नहीं है। होना चाहिए अमेरिका में ये समान है, मगर यहां एक क्रमिक असमानता के आधार पर ये जो लोग हैं जो असमानता के शिकार है, कम से कम आपस में समान होने चाहिए थे, नहीं है। ये इसलिए रखा गया क्योंकि इससे आप प्रतिकार करने के लिए बिल्कुल ही शून्य हो जाते हो, और प्रतिकार केवल अंदर ही होता है। एक शेड्यूल कास्ट में जो जाति है वो दूसरे से लड़ती है, दूसरी जाति तीसरे से लड़ती है, तीसरी जाति चौथे से लड़ती है, और जिन्होंने ये गुलामी थोपी उसके बारे में लड़ने के लिए उसके अंदर सोच भी नहीं आती। दूसरी बात की उन्होंने एक जाति व्यवस्था के टुकड़े बनाए, दूसरा क्रमिक असमानता का निर्माण किया। इतना ही नहीं किया, और एक काम किया, इस जाति व्यवस्था के 2 हिस्से किए। जाति व्यवस्था के 1000 टुकड़े किए और हजारों टुकड़ों को 2 हिस्सों में मुख्य रूप से बांटा। वो मुख्य रूप क्या है? एक अछूत बनाया, एक अछूत बनाया, और छूत को अछूत के विरोध में जाति अंतर्गत लड़ाई के अलावा छूत अछूत के विरोध में, अछूत छूत के विरोध में ये और अतिरिक्त लड़ाई वहां शुरू करवा दी। इसलिए आज की तारीख में बैकवर्ड और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ये अनटचेबिलिटी की वजह से आपस में आना ये बहुत ज्यादा मुश्किल मामला हो गया है। ये व्यवस्था प्रतिक्रांति के बाद उन्होंने की, और इसलिए की कि उन्होंने सोचा, क्या सोचा? बुद्धा ने जो क्रांति की उससे उन्होंने सबक सीखा कि ये बिल्कुल ही अब आने वाले समय में बिल्कुल प्रतिकार करने लायक नहीं रहना चाहिए, और हजारों साल तक ये गुलाम ही बने रहने चाहिए। इसके लिए उन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। मगर जाति व्यवस्था से ब्राह्मणों के सामने कई किस्म के संकट खड़े हुए। डीएनए के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, ये जाति व्यवस्था का मामला भी डीएनए के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ये कितनी आश्चर्यजनक बात है। वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है, मगर हमारे जो शूद्र वर्ण हैं वो छूत अछूत में डिवाइड हुए, फिर उसके जाति जाति के टुकड़े हुए, मगर ब्राह्मण जाति भी रहा, वर्ण भी रहा। ये सिद्ध करता है निर्माण करता ब्राह्मण है, क्योंकि जिसने निर्माण किया उसने अपने को विभाजित नहीं होने दिया, बाकी सभी को विभाजित किया। ये बात इससे प्रमाणित होती है। इस तरह से हम देखते हैं एक और मूलभूत बात कि जातिवाद, जाति को बनाए रखना एक संकट हो गया, क्योंकि जाति को बनाए रखने के साथ ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी जुड़ी हुई है। इसलिए ब्राह्मणों के सामने हमेशा संकट रहा कि इस जाति व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जाए। उनके सामने हमेशा संकट खड़ा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंसेस है, कन्यादान का सिस्टम जाति व्यवस्था की वजह से निर्माण हुआ। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसको दान किया जाए, परंतु उन्होंने एक धार्मिक व्यवस्था बनाई, कन्यादान। काय के लिए? क्योंकि स्त्री अगर उपवर हो गई, शादी योग्य हो गई, तो उसकी शादी करने की जिम्मेवारी मां बाप की ही होगी। अगर पुराने फिल्मों को देखो, पुराने फिल्म 60-50 के, तो उसमें एक बूढ़ा बाप होता है या बूढ़ी मां होती है। वो क्या कहती है? ये अभी आखिरी लड़की है, इसके हाथ पीले कर दूंगी तो जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं काशी या वाराणसी या हरिद्वार चली जाऊंगी। ये कन्यादान का एक काम जो है बचा हुआ है। ये पुराने फिल्मों में आप देखेंगे, ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की जो बातें हैं वो आपको मिलेगी वहां। एक कन्यादान का जो सिस्टम है, एक कन्या का
सिस्टम रखा उन्होंने कि परिवार ही कन्या का शादी करेगा, क्योंकि अगर कन्या खुद, लड़की खुद अपने पसंद से शादी करेगी तो वो जाति के बाहर जाकर शादी कर सकती है। अगर उसने ऐसा किया तो जाति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है, और अगर जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म हो गई तो ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी है वो खत्म हो जाएगी, और इनकी जो गुलामी है ये खत्म हो जाएगी। ये नहीं होनी चाहिए, कन्यादान का सिस्टम बनाया। दूसरी बात, बाल विवाह की जो मामला है वो भी जाति व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है कि कन्या विवाह योग्य होने के पहले ही शादी कर दी जाए, क्योंकि जो विवाह योग्य होगी तो अपने पसंद से शादी कर सकती है, इसलिए बचपन में ही शादी कर दी जाए। और मां बाप बचपन में शादी करेगा तो मां बाप की जिम्मेवारी होगी, वो जाति अंतर्गत ही शादी करेगा तो जाति बनी रहेगी। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्ट इन इंडिया जो किताब लिखा पढ़ लेना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा तो पढ़ लेना। जो मैं कह रहा हूं उसके एविडेंसेस वहां मिलेंगे, जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं उसमें और विस्तार से आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे। तो ये बात साथियों जानने समझने की है कि ये जो बाल विवाह है, विधवा विवाह है, क्योंकि इंडोगामी और एक्सडोगामी जाति अंतर्गत विवाह जाति व्यवस्था बनाए रखने का सूत्र है। जाति के बाहर जाकर अगर शादी होगी तो जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी, इसलिए विधवा विवाह पर पाबंदी लगाई गई। विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। अगर विधवा का विवाह हुआ तो क्या होगा, एक शादी योग्य लड़का समाज के अंदर जो है उसकी शादी अगर विधवा से हुई तो जो शादी योग्य लड़की है उसके लिए समाज में एक लड़के की कमी होगी, और जिस लड़के के लिए लड़की की कमी होगी, जिस लड़की के लिए लड़के की कमी होगी, वो लड़की जाति के बाहर जाकर के शादी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर जो संशोधन हुआ उसने यह सिद्ध किया कि जाति व्यवस्था निर्माण करने के लिए ब्राह्मणों ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। ये एविडेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एविडेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात, जो सती प्रथा है, ये सती प्रथा भी जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्माण किया गया। कैसे? क्योंकि अगर मान लो कि उसको उन्होंने, वो विधवा हो गई और पाबंदी लगा कि ये शादी ना ही हो, पाबंदी लगाई गई, विधवाओं को विवाह करने पर पाबंदी लगाई गई, मगर उन्होंने देखा कि ये वैधव्य जो है, ये विधवा को शादी ना करने का जो बंधन है ये बहुत जबरदस्ती है, ये इसको टिकाए रखना संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि ये जो विधवा है ये दिखने के लिए सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके बाल काट दिए ताकि कोई आकर्षित ना हो और कोई उसके साथ शादी करने के लिए तैयार ना हो जाए। यानी किसी भी स्थिति में ये जाति व्यवस्था बनी ही रहनी चाहिए। और इसके बावजूद भी उन्होंने सोचा कि इसके बावजूद भी शादी हो सकती है, इसलिए दूसरा तरीका निकाला। वो तरीका था सती प्रथा। यानी आपका पति मर गया तो वो पति मर गया तो उसके साथ ही वो सती जानी चाहिए। तो उसका नाम सती क्यों रखा? क्योंकि अपने पति के साथ मरने वाली जो स्त्री है ये पतिव्रता स्त्री है, और ये पतिव्रता स्त्री है, ये सच चरित्र स्त्री है। सच चरित्र, ये सच चरित्र स्त्री है, इसीलिए ये सती है। वो ये जो गलत और घटिया काम किया, इस गलत और घटिया काम का उन्होंने गौरव किया। देखिए ख्याल रखना, ये जो घटिया काम किया उस घटिया काम का नाम क्या रखा? बढ़िया, सती। ये सत्य के लिए जान दे रही है, ये सती है। उसको जो घटिया काम करवाया उसका नाम उसने गौरवशाली रखा। जैसे आज भी गुजरात में ये जो पांडुरंग शास्त्री आठवले का जो अपना स्वाध्याय परिवार चल रहा है, ये समंदर में मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं उसको क्या कहते हैं? समुद्र पुत्र, सागर पुत्र। अब मछली पकड़ने का काम बंद नहीं हुआ, फिर भी सागर पुत्र, तो उसको भी लगता है सागर पुत्र। बहुत बढ़िया। दूसरा, ये जो अछूत है उसका नाम रखा भाव पुत्र। और उधर
एक वागरी है, सोमैया किधर है? ये सोमैया है अहमदाबाद गुजरात का, क्योंकि मेरे पास में एविडेंस होते हैं भाई, ये एविडेंस होना चाहिए। उधर वो वागरी है, जाति की नाम है मोस्ट बैकवर्ड वागरी। वो वागरी को उन्होंने कहा देवी पुत्र। कुछ भी हालत में परिवर्तन नहीं होता, नाम में बदल जाता है देवी पुत्र। तो लोग जो गलत और घटिया जीवन जी रहे हैं उसमें ही उनके अंदर गौरव भाव पैदा किया जाए। ये जो सती प्रथा है ये घटिया बात थी, मगर उसका नाम उन्होंने सती प्रथा रखा। और सती प्रथा में ये जो जीवंत स्त्री है वो अपने पति के चिता पर जिंदा जलनी चाहिए। इसके लिए स्त्री में प्रेरणा पैदा की जाए। ये प्रेरणा पैदा करने के लिए उन्होंने औरतों के लिए एक खास त्योहार बनाया। खास त्योहार औरतों के लिए ही है वो, और किसी के लिए नहीं। कौन सा त्योहार? वो वड़ सावित्री आती है और औरत जो है वो धागा लेती है, फिर वो उसको चक्कर काटती है और कहती है यही पति मुझे सातों जन्म जन्म मिलना चाहिए। ये शराबी है फिर भी मिलना चाहिए, कबाबी है फिर भी मिलना चाहिए, ये मारता है फिर भी मिलना चाहिए, ये पीटता है फिर भी मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। ये संस्कार, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गहरी और बहुत गंभीर बात है। क्या समझना है भाई। ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया संस्कार करने के पीछे क्या संस्कार है? वो बार बार हर साल त्योहार आता है, और हर साल त्योहार आता है तो वो उनके मन में क्या संस्कार किया जाता है? एक संस्कार किया जाता है यही पति तुमको मिलने वाला है और कोई पति मिलने वाला नहीं है, और अगर तुम जिंदा रहती हो तो जब तक जिंदा रहोगी तब तक तुम्हारा पुनर्मिलन होने के लिए लेट हो जाओगी, क्योंकि अगर तुम अपने पति के चिता पर मर जाओगी तो एक ही तारीख को एक ही समय को पैदा हो जाओगी, पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर दोनों का मिलन भी हो जाएगा अगर एक साथ जाओगी। जिन्होंने षड्यंत्र किया, जिन्होंने योजना बनाई, जिन्होंने प्लानिंग बनाया, कोई षड्यंत्रकारी, कोई चोर, मैं चोर हूं नहीं बताता, ये विश्लेषणकर्ताओं का काम है भाई। ये इन्होंने क्यों किया मालूम है, मगर क्यों किया? इसलिए किया। ये सती प्रथा में कोई जीवंत स्त्री सती जाने के लिए तैयार नहीं हो सकती, तो उसको प्रेरणा होनी चाहिए जाने की। क्यों? क्या प्रेरणा है? यानी बोनस होना चाहिए उसमें, बोनस होना चाहिए, कंसोलेशन होना चाहिए, कुछ समाधान मिलना चाहिए। क्या समाधान है? कि ये जो पति तुम्हारा मर गया ये तो जल जाए, खत्म हो जाएगा, तुम जिंदा रहोगी तो उतना ही लेट हो जाएगा पुनर्मिलन अगले जन्म में। तो तुम अगर इसके साथ ही चली गए तो दोनों का एक साथ जन्म हो जाएगा, पुनर्मिलन भी हो जाएगा, क्योंकि जन्म जन्म में यही पति मिलना है, दूसरा तो मिलना नहीं है, तो तय है। जन्म जन्म का जो सिद्धांत है, जन्म जन्म की जो थ्योरी है, ये जन्म जन्म की थ्योरी ये प्रेरणा पैदा करने के लिए और सती जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कि उसके अंदर जलकर मरने की प्रेरणा पैदा हो, इसके लिए ये किया गया। इतना साधारण मामला नहीं है ये सारा मामला जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ, क्योंकि जो सती नहीं जाएगी वो जाति के बाहर जाकर शादी करेगी। जाति अगर जाएगी नहीं तो शादी बाहर जाति के बाहर जाकर करेगी, जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी, ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, उसकी सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। कल्पना करो उन लोगों ने जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन्होंने निर्माण किया, उनको बनाए रखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। ये जितना घटियापन और घटिया संस्कृति और घटिया संस्कार और घटिया बहुत सारी बातें उन्होंने पैदा की, ये सब जाति व्यवस्था को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए की। ये विश्लेषण के आधार पर, डीएनए के आधार पर, डीएनए का संशोधन हुआ, इसके आधार पर अब ये निर्विवाद रूप से सिद्ध करना संभव हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये एविडेंस नहीं था, अब ये एविडेंस आ गया है। अब बिल्कुल निर्विवाद रूप से ये सिद्ध करना संभव है। बहुत सी बातें सिद्ध की जा सकती है, मगर समय बहुत हो गया है और हमारे नवीन आणलं तुम्ही हे ब्राह्मण बहुत दूर तक देखता है, हमारे लोगों को साले का नीचे का भी नजर नहीं आता है, वो वाला बहुत दूर तक देखता है कि मामला बहुत खतरनाक आ गया। अब ये देसी विदेशी का मामला
विदेशी और मूल निवासी का मामला खड़ा होने वाला है, और इसमें आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान काम है और उनके लिए बहुत खतरा है। आखिरी बात, आजादी की जंग में जो आजादी की जंग लड़ने वाले लोग थे, उस समय एक समस्या थी। क्या समस्या थी? कि ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा था कि ब्राह्मण को आजाद करने के पहले हमें आजाद जरूर कर देना। अगर तुमने ब्राह्मणों को हमसे पहले आजाद कर दिया तो ब्राह्मण हमको आजाद करने वाले नहीं है। यह आशंका बाबा साहब अम्बेडकर के ही मन में नहीं थी, मुसलमानों के भी मन में थी। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। मुसलमानों ने अंग्रेजों को कहा कि गांधी के पहले एक दिन हमको दे देना और हमसे एक दिन बाद गांधी को देना। अगर तुमने गांधी को पहले दे दिया तो गांधी बनिया है, हमको कुछ नहीं देगा, इसलिए एक दिन पहले देना। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को बना और 15 अगस्त को गांधी को आजादी मिली। ये आशंका जो बाबा साहब अम्बेडकर के मन में थी, ये आशंका मुसलमानों के भी मन में थी, केवल बाबा साहब अम्बेडकर के मन में नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। ब्राह्मणों ने अपने आजादी की लड़ाई लड़ी और वो अंग्रेजों को भगाकर आजाद हो गए। अंग्रेजों को भगाकर आजाद हो गए ब्राह्मण। और 21 मई 2001 को डीएनए संशोधन आ गया और डीएनए संशोधन ने सिद्ध किया ब्राह्मण यहां के रहने वाले नहीं है, विदेशी है। इसका मतलब है एक विदेशी देश छोड़कर गया, दूसरा विदेशी देश का हुक्मरान हो गया। डीएनए ने यह सिद्ध किया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी देश का हुक्मरान हो गया। जो विदेशी हुक्मरान हो गया उसने ये प्रोपेगेंडा किया कि भारत आजाद हो गया। क्या प्रचार किया उन्होंने? भारत आजाद हो गया। भारत आजाद नहीं हुआ, ब्राह्मण आजाद हुआ और भारत पर ब्राह्मणों का राज है, अर्थात विदेशियों का राज है। भारत आजाद नहीं हुआ, ये डीएनए ने सिद्ध किया। अगर भारत आजाद नहीं हुआ, ये अगर डीएनए के आधार पर सिद्ध होता है तो याद रख लेना, गांठ पाड़ लेना, आजादी हासिल करने का कार्यक्रम अभी आप लोगों को भविष्य में चलाना है। ये मामला अभी समाप्त नहीं हुआ। इतना महत्वपूर्ण डीएनए के आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ होता है। डीएनए कितना महत्वपूर्ण संशोधन है। ये 600 करोड़ जो प्रजा दुनिया में है, उस 600 करोड़ में 100 करोड़ जिनकी प्रजा है, ये 100 करोड़ को प्रभावित करने वाला संशोधन है। कल्पना करो ये कितना मूलभूत और महत्वपूर्ण संशोधन है। ये संशोधन साथियों हमारे लिए समझना जानना बहुत जरूरी है। इसका एप्लीकेशन करके इतिहास नए सिरे से लिखना होगा। और ये लिखने का काम वो लोग नहीं करने वाले, ये लिखने का काम हमको करना होगा और सारा भारत का इतिहास रीराइट करना होगा। ये हमारे जो हिस्टोरियंस लोग हैं, उन लोगों के सामने ये चुनौती है, उनको ये काम करना होगा। और अगर वो करते हैं तो ये हमारे लिए आसान काम होगा, क्योंकि हम तो प्रचारक लोग हैं। अगर हमारे हिस्टोरियन ऐसा करते हैं तो हम प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे। हम तो प्रचारक लोग हैं, क्योंकि संशोधन के लिए एक जगह बैठना पड़ता है और बैठने का काम प्रचारक नहीं कर सकता। इसलिए ये काम संशोधन करने वाले लोगों को करना चाहिए, आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट लोगों को करना चाहिए, पुरातत्व के लोगों को भी करना चाहिए और डीएनए को आधार बनाकर अभी सारे समीकरण लिखे जाने चाहिए। ऐसा करने से बहुत रहस्य जो पड़ा हुआ है, बहुत सा जो रहस्य बना हुआ है, ये रहस्य पर से पर्दा खुल जाएगा, उठ जाएगा। बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत जानकारी मिलेगी और ये जानकारी हमारे लोगों के लिए शक्ति का स्रोत होगी और ये शक्ति का स्रोत हमारे मुक्ति का आधार होगा। धन्यवाद।